नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा करने के लिए खास तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री के.एस. चौहान जी। चौहान साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए जल्दी से आपको फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छपी उसकी जानकारी दे दें। अमेठी छोड़ राहुल ने पकड़ी रायबरेली की राह, मोदी बोले डरो मत भागो मत। इस हेडिंग से पहली खबर एक अखबार ने छापी है। नई दिल्ली से अनवर टुटेजा समेत आधा दर्जन से ज़्यादा आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्ति अटैच। ये खबर रायपुर की कवर्धा से खबर है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, देर रात निकाले गए शव। बंगाल के राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप, खंडन। कोलकाता से खबर, भाजपा में केवल वही कांग्रेसी जा रहे जिनके खिलाफ एफआईआर या ईडी आईटी का मामला। ये रायपुर से एक अखबार ने प्रमुख खबर छापी है। जीएसटी के नोटिस पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा किसी को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। जीएसटी एक्ट के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा ब्यौरा। राधिका ने पीसीसी में रखा पक्ष, कहा मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी। सियासी विवाद है कांग्रेस का। रायपुर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के संकेत, ईडी शर्तों के बारे में बताए। नई दिल्ली से भी खबर, दूसरी पत्नी को चलती ट्रेन में 3 तलाक बोलकर भागा। शादीशुदा कंप्यूटर इंजीनियर ने रचाई शादी। बच्चों का नाम राहुल गांधी रखें या लालू यादव, कौन रोक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। कांग्रेस के भ्रम में नहीं आएगी जनता, भाजपा को देगी आशीर्वाद। ये कहना है बिलासपुर में विष्णुदेव साय जी का, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। टुटेजा समेत 7 आरोपियों की 205 करोड़ की 179 संपत्ति कुर्क पर कारोबार चला सकेंगे। एक अखबार ने इस हेडिंग से पहली खबर छापी। एप्पल कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाय बैंक लाएगी। न्यूयॉर्क और मुंबई से मिलाकर खबर छापी गई है। मवेशी को बचाने में कार नाले में गिरी, 6 लोग जख्मी। एक कोरबा की खबर फ्रंट पेज पर। इसके अलावा पीएम मोदी का वार, डरो मत भागो मत। एक अखबार ने इस खबर की हेडिंग से छापा है। मां ने भरोसे के साथ कर्म भूमि दी, यह कहना है राहुल गांधी का अमेठी में। और पायलट का एक इंटरव्यू अखबार ने छापा है प्रमुखता से। पहले हम राहुल गांधी की ही बात कर लें, क्योंकि ये खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छपी है। लोगों को उम्मीद थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगी रायबरेली से। अब ये चूंकि जाने माने खानदान के दोनों चश्मो चिराग हैं, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही थी। और बिल्कुल कल नामांकन का आखिरी दिन था दोनों लोकसभा क्षेत्र का, तो सुबह सुबह ये खबर आई कि नहीं, राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी की बजाय वहाँ किसी और को उतार दिया है कांग्रेस ने। अब इस पर टिप्पणी करने का अधिकार तो मिल ही जाता है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे देश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी जी हों। वो तो कह रहे हैं डरो मत भागो मत। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जो आया है उससे लड़ेंगे, लेकिन इस तरह से उनको नहीं जाना था। कुल मिलाकर राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र बिंदु बन गए हैं कि वो अमेठी से भाग के पहले वायनाड गए, फिर वहाँ से हारे, तो वो अब वो अमेठी ही छोड़ करके रायबरेली चले गए। क्या कहेंगे चौहान साहब आप इस पर? कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं दुखी भी हूँ थोड़ा सा जी, कि इसलिए दुखी हूँ कि भारत की 130 करोड़ की जनता जी, एक ऐसे शख्स के ऊपर बातचीत कर रही है जो कि उतने ज़्यादा प्रतिभावान नहीं है जी, और इनसे भी बहुत लोग ज़्यादा प्रतिभावान हैं उनकी ही पार्टी में। जी, उनकी ही पार्टी में बहुत ज़्यादा प्रतिभावान भी लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक खानदान की जो रीति नीति चली आ रही है, जो एक खानदान की जो गद्दी वो संभाल रहे हैं, उसके कारण हमारे को आज उनके ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है जी। और फैक्ट तो ये है कि जब से उनका नाम प्रचलित हुआ है जी, तो तब से माता पिता ने अपने बच्चों का नाम पप्पू रखना बंद कर दिया है जी। तो ये उनकी उपलब्धि है। राहुल गांधी जी एज ए बेसिकली बहुत अच्छे हैं और सब लोग अच्छे रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप उस सीट पे जाके बैठ जाते हो जिसके आप लायक नहीं हो, तब प्रॉब्लम चालू होती है। जी। आदमी कोई भी हो, अगर कलेक्टर अच्छा नहीं है, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी अच्छा नहीं होगा। अगर वो एक माता रहता, एक पिता रहता, एक भाई रहता, एक बिजनेसमैन रहता या एक कर्मचारी रहता दूसरा, तो वो ठीक रहता। लेकिन जब कलेक्टर बन जाता है
तो वो ओहदा जो होता है वो उसके लायक अगर नहीं रहता है तब हमारी परेशानी आती है। राहुल गांधी जी से हमारे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो एक ओहदे में है तब हम उनके लिए बात कर रहे हैं। और मेरे को हैरानगी ये होती है कि जब से कांग्रेस पार्टी बनी है जी, उसके बाद मतलब 1947 के बाद ये गांधी परिवार ही उसको रीच कर रहा है, उसको वो कर रहा है। और डरो मत, ये डर नहीं है तो और क्या। और डर तो पिछली बार ही गए थे 2019 में जी, जब वो वायनाड से भी लड़े। उनको ये पता था कि मैं हार जाऊंगा और पूरी इंटेलिजेंसी और सभी चीजें उनको बता दिया गया है। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी जो आजमाइश की और वो पाले डाल दी अपनी पार्टी के कि खड़गे जी बोलेंगे, उन्होंने सभी चीजें डाटा वगैरह निकाल के रखे हुए हैं कि आप कभी भी वहां पर जीत नहीं सकते हो आज की डेट में। जी जी, क्योंकि हमारी प्रत्याशी ने वहां पर काम किया है भाई जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी हुई सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है। आज आपने देखा होगा कि वहाँ पर पैसा नहीं निकाल रहे हैं प्रचार करने के लिए भी रायपुर में। कल की ये मतलब सुर्खियों में थी बातें, कल मेरा डिबेट भी हुआ इस बात में जी। तो आदमी तन मन और धन से सभी चीज़ों से हाथ खींच लिया है जी। जरूरी नहीं है कि आप पैसे के जोर पे ही आप चुनाव लड़े, आपका मन भी नहीं है, आपका तन भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज कार्यकर्ता उनके साथ नहीं है जी, कार्यकर्ता नहीं है उनके साथ। जो एक तरफ मतलब परंपरागत उनकी सीट रहती थी, वहां पर से लड़ते थे जी। आज वहां पर से भागना पड़ रहा है जी। तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। जी चौहान साहब, आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए इन पर। अब कोई कांग्रेसी होता तो उस पर जवाब देता आपको, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर उनको लोगों ने चुनाव जिताया है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर किसी क्षेत्र से कोई चुनाव लड़ता है, वहां से जीतता है, मतलब वहां लोकप्रिय है, वहां के लोगों ने उनको अपना प्रतिनिधि बना के चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा भेजे। रही चुनाव लड़ने की बात, तो 2014 में नरेंद्र भाई मोदी भी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक गुजरात से और दूसरा बनारस से। तो कभी होता है ऐसा, जो बड़े नेता होते हैं, ये पहले भी हुआ है कि 2-2 जगह से लोग चुनाव लड़ते रहें। और लेकिन एक बार में दूसरी बार फिर नहीं लड़ते, ये दूसरी बार उनको लड़ना पड़ रहा है। और सीधी सी बात है कि जो माहौल अभी उत्तर भारत में है उसको देखते हुए उनको लग रहा है, उनकी पार्टी को लगा कि ये सीट हमारी कहीं राजीव गांधी राहुल गांधी हार गए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। रायबरेली की बात जहाँ तक है, वो जब से देश आज़ाद हुआ, 52 में पहला चुनाव हुआ, फिरोज गांधी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, लगातार उनके परिवार के लोग ही लड़ते रहे। बीच में कैप्टन सतीश शर्मा एक बार चुनाव लड़े थे। और चूंकि मैंने भी उसी क्षेत्र में आंखें खोली हैं, 16-17 साल वहाँ रहा हूँ, इसलिए मुझे वहाँ की राजनीति के विषय में पता है। वो उनकी खानदानी सीट दोनों रही है, लेकिन अमेठी के साथ उन्होंने अपना ताल्लुकात जिस तरह से पहले हुआ करता था बनाए नहीं रखा। स्मृति ईरानी ज़्यादा वहाँ लोगों के संपर्क में रही, इसलिए वहाँ के समझदार लोगों ने स्मृति ईरानी को अपना प्रतिनिधि बनाया, इनको बाहर कर दिया। तो ये वहाँ की सच्चाई है। अब चुनाव कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, और कितने से कौन जीता है। लेकिन वहाँ का जो इतिहास है रायबरेली का, वो अमेठी से पहले रायबरेली से ही उनके परिवार की वहाँ से शुरुआत हुई। फिरोज गांधी जी मतलब इधर का, जवाहरलाल जी तो फूलपुर से लड़ा करते थे जो प्रयागराज में है, लेकिन इनका खानदान जहाँ से इनकी ब्रांच चली है फिरोज गांधी जी से, ये वो सीट उनके पास ही थी। और लंबे अरसे से वहाँ की राजनीति पर इस परिवार का दखल रहा है। अब देखिए, आपने जिसको खड़ा किया है वो भी दमदार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और प्रदेश में मंत्री भी हैं। लड़ाई तो अच्छी होगी, लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता कि जीत किसकी होगी, क्योंकि थोड़ा सा असर ये भी रहता है ना, हम लोग जिस देश में रहते हैं, देखिए वहाँ थोड़ा भावनाएं भी रहती हैं। सही बात जी, सही बात। सबसे मेन बात यह है कि लोकसभा चुनाव में जी जो सिर्फ प्रत्याशी गौण रहता है। हाँ, पार्टी लड़ती है, प्राथमिकता पार्टी को रहती है जी। जनता किसी प्रत्याशी के तरफ नहीं रहती जी, जनता किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है जी। वो है तो सिर्फ अपने विकास के लिए है, अपने विकास की ओर है। जो उनको उस समय उपयुक्त लगता है कि ये प्रत्याशी या ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है, हमारे
काम आ सकती है, हमारा विकास कर सकती है, हमारे क्षेत्र को बदल सकती है, उसको जाके जनता वोट दे। हाँ, उसकी तरफ जाती है। बहुत जागरूक है जनता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जी, तो जी, है, जी। उसमें कोई दो मत नहीं है जी। कि लोग अब जागरूक हो गए। कभी एक जमाना था हम लोगों के जब बाल्यकाल था तो उस समय सुना करते थे कि गांव के एक मुखिया ने किसी को कह दिया कि इसको वोट देना है, तो लोग चले जाते थे। हाँ। आज वो स्थिति आज नहीं वो है। स्थिति नहीं आज तो ये है कि पति किसी पार्टी को देता है, पत्नी किसी पार्टी को देती है, मतलब घर में भी लोकतंत्र है। तो ठीक अब बात। लोकतंत्र परिपुष्ट हुआ है, मजबूत हुआ है, खूबसूरत और हुआ है। तो इसमें कब क्या होगा, हम लोग बात कर रहे थे अभी कल परसों भी एक डिबेट में बैठे थे, तो उसमें चर्चा हो रही थी कि भूपेश बघेल इतने, मतलब कांग्रेस इतने विशाल ऐतिहासिक सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी कि हार जाएगी। तो ये पब्लिक है, ये क्या कर लेगी कोई भरोसा नहीं रहता। आपको 400 के पार भी भेज सकती है, आपको 400 के इतर भी ला सकती है, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। चलिए दूसरी और खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई, उस पर भी चर्चा कर लें। विष्णुदेव साय जी कल बिलासपुर प्रवास पर थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम में नहीं आएगी जनता, भाजपा को देगी आशीर्वाद। तो ये पहले वाले को देखते हुए आप लोग कह रहे हैं जो परिणाम आया विधानसभा का, या अभी 4 महीने के अंदर में जो कुछ आप लोगों ने किया उसके आधार पे आप लोगों का मन जान गए हैं कि हम कोई वोट देंगे, भ्रम में नहीं आएंगे कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जी आज की डेट में जी। नहीं तो सदन से सड़क तक वो लड़ सकते थे। और दूसरी बात ये है कि मुद्दा अगर कोई रहता है तो जनता इतनी ज़्यादा जागरूक है कि वो पार्टी का भी सहारा नहीं लेती है, पार्टी के ऊपर भी ताकती नहीं है, वो खुद झंडा लेके ना बाहर निकल जाती है जी। क्योंकि उनको पता है कि हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ें उठा सकते हैं। जी। आपने ये देखा होगा कि पिछले 5 साल में भूपेश की जो सरकार रही है उसमें कितने लोगों ने वहाँ पर धरना दिया, 300-300 किलोमीटर पैदल चल के गए यहाँ से लोग जी। और वहाँ जाके बैठे रहते थे पंडालों में। और हमारी बहनें, हमारी माताएं भरी गर्मी में, दोपहर बरसात में भी बहुत बैठे रहे। तो ये जो कांग्रेस अभी जो कर रही है उसको ये पता है कि हमारे पास मुद्दा नहीं है और भ्रम और सिर्फ भ्रम ही से हम किसी को बरगला सकते हैं। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। जी जी। आपके भ्रम से कोई आने वाली नहीं है। अगर आप बोलते हैं कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, 8,333 रुपए देंगे, तो उसके पीछे का फैक्ट क्या है जी कि कैसे आप दोगे? आप ये बताइए। हम ठीक है, हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दोगे कैसे? वो तो कहते हैं कि जो आपने माफ कर दिया अडानी अंबानी का, उतना हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम उससे बांट लेंगे। उनकी तरफ से भी आंकड़े दिए जाते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 करोड़ जनता, 50 करोड़ महिलाएं हैं जी, और 1 लाख के हिसाब से आप 50 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष आप देंगे। और हमारा जो बजट है भारत का वो है 47,65,000 करोड़ रुपए, तो आप कैसे देंगे? ये सोचनीय बात है। दूसरी बात, इसका इन्होंने बोला है कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो INDI के नहीं, INDI का ये मतलब मुद्दा, उनका घोषणा पत्र नहीं, इनका अपना है। उनका घोषणा पत्र नहीं है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो जी। अब कांग्रेस की सरकार के लिए उनको 272 सीटें जो हमारे को अपनी सरकार बनाने के लिए चाहिए जी। अब आप लगभग 225 लोगों को 225 सीटों में तो अपने प्रत्याशी उतारे हैं आपने जी। आपकी सरकार आना बहुत दूर की बात है। आप विपक्ष में भी रहेंगे नहीं, हो सकता है कि नेतृत्व में जो सरकार बनी उसकी बात कर रहे हो। नहीं, सुनिए, घोषणा पत्र किसका है? कांग्रेस का है। तो वो मतलब आप उनके नेतृत्व में उनकी जो हो सकता है बाकी लोगों को समझा लेंगे भाई चलो ठीक है नहीं, ये देखिए, हो सकता है भाई, वो तो और होगा, संभावनाओं पर नहीं, वो तो संभावनाओं पर है जी। वो तो हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है जी। विपक्ष वो जिनसे उन गठबंधन करेंगे वो नहीं मानेंगे जी। अब माने या ना माने, सबसे पहले आप ये बताइए, जनता ये पूछना चाहती है कि आप लाओगे कहां से भाई जी। अब ये तो बताओ हमारे को। भाजपा पूछ रही है, उसका जवाब देते हैं वो लोग, लेकिन वही जी। दूसरी बात, कल भी उनकी एक नेत्री आई थी, मैंने ये सवाल पूछा था उनसे। मैं तीसरी बात पूछ रहा हूँ जी, उनकी नेत्री से। तीसरी बात मैं ये पूछता हूँ कि जब आपने 500 रुपए नहीं दिया छत्तीसगढ़ महातारी को, 2018 में आपने वादा किया था, जी। जब आपने 500 रुपए नहीं दिया
और उसके बाद लोग, जनता समझ गई, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हो जाती है, टेस्टेड हो जाती है कि जब आपने 500 नहीं दिया, हमारे 1000 महतारी वंदन के बाद, घोषणा के बाद, इन्होंने आनन फानन 1500 कर दिया उसने। नहीं 1200 कर दिया। अच्छा जी, 1200 जी 1200 कर दिया। 1200 देंगे हम भाई, आ जाओ। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की महतारी, ग्रामीणों को बोलते हैं कि ग्रामीणों को हम मतलब बरगला सकते हैं, भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता या कोई भी भारत की जनता ये ऐसा इसमें भ्रम में आने वाली नहीं है। और ये साफ है। अब 1200 आपने बोला भी तो सीधा हमारी महतारी लोग क्या बोलते थे कि जो बेचारे अनपढ़, जो अनपढ़ हैं और जो गरीब हैं बेचारे, उन लोग भी बोलते हैं अरे क्या देगा वो, 500 तो दिया नहीं जी। और यहाँ पर क्या हुआ, सबसे मेन बात, ये ट्रस्ट क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि इसमें मोदी जी की गारंटी थी जी, मोदी जी का संरक्षण था जी जी, इस वजह से ये सब चीजें हुई जी। हमारा महतारी वंदन। अब आप भ्रम जितना मर्जी फैलाते रहें, आप भ्रम फैला दें कि आरक्षण नहीं रहेगा, जी जी जी, आरक्षण नहीं रहेगा, आप भ्रम फैला दें, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। जी, और मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, इसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया। जी जी जी। तो ये भ्रम की राजनीति ही कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। अभी वादों पे बात हम आएंगे। अभी कोरबा से जुड़ा हुआ समाचार है, सरोज पांडे जी ने जो कुछ कहा, छपा है अखबारों में, तो खैर परसों उन्होंने कहा, कल हम लोग दिखा दिए, लेकिन कुछ अखबारों ने आज छापा, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक बात जरूर हम लोगों को इस चर्चा के दरमियान, अक्सर हम लोग कहा करते हैं इस बात को, मैं तो जरूर कहता हूँ कि जितने भी वादे जो भी पार्टी करती है वो हमारी आपके हमें आपको खुशी ज़रूर मिलती है कि चलो ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम भी हमको समझना होगा। वो एक तो कहावत है ना, वो सुनाते हैं लोग कहानी, कि कश्मीर में एक नेताजी ने भेड़ों से कहा कि हम आपको सबको कंबल देंगे, सब प्रसन्न हो गई, और जब नेताजी चले गए तो आपस में खुसफुस शुरू हो गई कि आखिर ये बाल आएंगे कहाँ से। तब उनको समझ में आया कि हमारे ही बाल नोच के हमको ही कंबल दे करके हमको खुश करने की बात कही जा रही है। वही इन वादों में भी होता है। ये सारे पैसे जो इसके लगेंगे इसमें, वो किसी के पिताजी का नहीं बल्कि हमारे आपके पिताजी का ही पैसा होता है। चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक और खबर है, भाजपा में केवल वही कांग्रेसी जा रहे हैं जिनके खिलाफ FIR या ED IT का मामला, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी का। उन्होंने अखबार से इंटरव्यू में इस बात को कहा है। ये बार बार इस बात को क्यों कहा करते हैं, इनको पिछले 1.5 साल में जी 80,000 लोग कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आए पिछले 1.5 साल में जी, और पिछले 5 साल में तो लाखों की तादाद पे आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे 80 के 80,000 लोग जो है वो करप्ट थे, वो कचरा थे? कभी बोलते हैं हम लोग कचरा साफ कर रहे हैं, उन लोग खुद ही बोलते हैं हम लोग कचरा साफ। अरे तो कचरे का ढेर था, अपराधियों का ढेर था आपका, जितने भी लोग हैं वहाँ पर अपराधियों के ढेर थे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में तो दूसरी पार्टी से भी आ रहे हैं, TMC से आ रहे हैं, आप से आ रहे हैं, गोंडवाना से आ रहे हैं, और दूसरी और पार्टी, अन्य पार्टी जो कि कांग्रेस से आ रहे हैं, सभी जगह से आ रहे हैं। दूसरी बात कि कांग्रेस से निकल के दूसरी पार्टी में भी जा रहे हैं जी। कांग्रेस से निकल के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं आए हैं, कांग्रेस से निकल के दूसरी पार्टी में भी जहाँ भाजपा कांग्रेस है वहाँ कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं। नहीं, जहाँ भाजपा के ज्यादा नहीं, जहाँ पर ऑप्शन नहीं है उनके पास कि दूसरी हम लोग ये कह सकते हैं दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं भाजपा में भी आ रहे हैं, और सिर्फ कांग्रेस से नहीं दूसरी जगह से भी। और कई IAS और IPS अधिकारी आ रहे हैं, वो तो समझदार है ना जी। वो तो कई सैनिक आए हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कई अध्यापक आए हैं, कई कलाकार आए हैं जी। अब ये उठ के कांग्रेस की में क्यों नहीं चले जाते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वो देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं जी, और इस विचारधारा के साथ साथ वो जुड़ के अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है जी। चलिए एक और खबर है, इससे राजनीति से अलग हटके, वो खबर फ्रंट पेज पर है, तो उस पर चर्चा करते हुए फिर हम जाएंगे उस पर, जिस पर चौहान जी से मैं कई सवाल करूंगा। दूसरी पत्नी को चलती ट्रेन में 3 तलाक बोलकर भागा शादीशुदा कंप्यूटर इंजीनियर ने रचाई शादी, भोपाल की खबर है।
इस मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक के मामले में केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया, वो निर्णय ऐसे ही लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए थी। ठीक है कि उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया और ये कहा कि हमारे धर्म के विपरीत बातें की जा रही, दखल दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे कमबख्तों को जो चलती ट्रेन में अपनी सहचरी को, अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे करके भाग जाए, तो इनको तो खड़ा करके संगसार कर देना चाहिए। जिस शरिया कानून की बात की जा रही थी, मैं खैर इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन जब ऐसी खबर आती है तो कष्ट होता है कि वो भी तो किसी की बहन बेटी थी, उसको आप ट्रेन में, कि अब वो कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं है, आपने तलाक दिया और भाग लिया वहाँ से कूद के। ऐसे लोगों को शरिया कानून में जो था ना, संगसार कर दो, पत्थर से मार मार के उसको मार डालो। क्या करेंगे वो लोग? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में कानून है। तो कानून के तहत ट्रिपल तलाक को रोकने की जो कोशिश केंद्र सरकार की हुई है, मुझे लगता है स्वागतीय है। ऐसे सब मामले जब आते हैं तब मन कहता है कि नहीं, ठीक हुआ है। नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही संवेदनशील ये निर्णय था। और किसी भी निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कोई भी निर्णय हो जी, तो वो अपने वोट को इतर रख के पहले मानवता को देखती है कि ये मानवता के लिए सही है कि नहीं है जी। और यही धर्म है एक राजनेता का, यही धर्म है एक जनप्रतिनिधि का, यही धर्म है हमारी संसद का जी। तो जो कि वो अपने राज का धर्म निभाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे धारा 370 का मामला, इसमें बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। देश के एकता अखंडता से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल तलाक वाला और भी जो समान आचार संहिता, समान संविधान की बात आती है, क्या भूल रहा हूँ उसका, इन सब विषयों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति करने वालों को तो राजनीति करना है, उनको तो कुछ भी करना पड़े, हमें सत्ता चाहिए, इस भाव से सभी लोग करते हैं। तो जो विपक्ष में वो तो करेंगे ही करेंगे। चलिए अब हम कोरबा की बात कर लें। ये प्यास है बड़ी, न हैंड पंप न घी कुआं, पंडो आदिवासी ढोंढी से प्यास बुझाने मजबूर, एक अखबार की पहली खबर। करंट से लाइनमैन की मौत, रोड पर बच्चे को लेकर बैठी पत्नी, 2 घंटे चक्का जाम। कोरबा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना होगी, सरोज पांडे ने बात कही है। जुए में हारा तो कीटनाशक पिया, इलाज के दौरान मौत। बस इसी तरह की खबरें हैं। शिवनाथ के बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी देर से हुई रवाना। हम रोज ये खबर पढ़ के आपको सुनाते हैं और खबरें दिखाते भी हैं। भाजपा प्रत्याशी बोली, मनेंद्रगढ़ में आयुष एम्स खोला जाएगा, हर पंचायत को विकास के लिए 25-25 लाख देंगे। ये सवाल भी आप लोगों के ऊपर उठ रहा है। जो आपने कहा 8,333 रुपये प्रति माह कहाँ से देगी केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो ये 25-25 लाख रुपए 900 गांवों को आप लोग कहाँ से देंगे? ये सवाल तो उठता है। ये सवाल सरोज जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा था और उन्होंने कहा कि हम देंगे, हमारे पास व्यवस्था उस तरह की है। लेकिन कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते। आप ज़रा क्लियर करिए कैसे देंगे। देखिए, इस सवाल में जी कि 25-25 लाख रुपए राशि में और जो 1 लाख, जो ये 50 लाख करोड़ की सालाना राशि बोल रहे हैं, उसमें जमीन और आसमान। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं एक उदाहरण तो नहीं, क्यों अंतर है? क्योंकि आपका उतना बजट नहीं है। आप पूछते हैं कि कहाँ से आएगा, तो वैसे मैं बता रहा हूँ उसको, आपका उतना बजट नहीं है। और जो हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने यहाँ पर जो घोषणा की है वो एकदम जो व्यवस्थित तरीके से जो हो सकता है उसी के लिए की है। अब इनका प्रश्न ये है कि 25 लाख रुपया हर ग्राम को कैसे देंगे? लगभग 223 करोड़ रुपए होता है, ठीक है जी, 223 करोड़ रुपए होता है और वो हर साल का नहीं है, एक बार का है जी, ठीक है। दूसरी बात, 225 करोड़ उनको 5 साल में दे रहा है जी। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए मुझे कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि 5 करोड़ रुपए मेरी जो सांसद निधि है उससे दूंगी जी, लेकिन उनका प्रश्न यही है कि सांसद निधि तो 5 करोड़ होती है जी, और आप कैसे 25 करोड़ रुपए, कैसे 225 करोड़ रुपए देंगी जी, है ना। अब इसका आंसर ये है कि जो डीएमएफ फंड होता है सिर्फ कोरबा का जी, वो लगभग हर महीने का 12 से 15 करोड़ रुपए
होता है जो कोरबा के लिए यूज हो सकता है। जी। अब उसका सालाना जो होता है, उसका सालाना आपका लगभग हो गया 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, 150 करोड़ रुपए हो गया। नहीं तो उसमें तो है कि आप पैसा कहाँ खर्च करोगे। नहीं, ऐसा मैं वही कि तो आप बोल रहा पूरा हूँ, उसमें डाल दोगे। नहीं तो मैं कब बोल रहा हूँ कि हम पूरा डाल देंगे। जी। और वो ये जो 25 लाख रुपए लग रहे हैं, वो क्या कोरबा की जनता की, क्या बोलते हैं, कोरबा की जनता का हक नहीं है? और जो 25 लाख रुपए लग रहा है हर ग्राम में, वो क्या मतलब गड्ढे में तो नहीं जा रहा है? जी। नहीं वो नहीं सुनिए ना, और डायरेक्ट खाते में भी नहीं जा रहा है। नहीं, वो शहरी इलाके में भी खर्च होता है, सभी इलाकों में खर्च होगा। गांव और शहर से ऐसे करके लगभग हजारों करोड़ रुपए डीएमएफ फंड आएगा, सीएसआर फंड आएगा 5 सालों में। जी। और हमको खर्च करना है 225 करोड़ रुपए सिर्फ इस घोषणा में। जी। बाकी घोषणाएं तो और हैं, जो कि डीएमएफ फंड, सीएसआर फंड और दूसरे और भी फंड्स आते हैं। जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिला है कोरबा। तो आकांक्षी जिला जो 100 आकांक्षी जिले हैं पूरे देश में, और उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है। जी। किसने बोल दिया आपको सिर्फ हम सांसद निधि से करेंगे? जी। बहुत सारे फंड ऐसे आते हैं जिसके कारण हम वहां पर विकास कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन की बात है जी। ये 25-25 लाख देंगे कि 25-25 लाख के काम कराएंगे तब तो आसानी से हो जाएगा कि भाई राज्य सरकार की कई योजनाएं रहती हैं, केंद्र सरकार की कई योजनाएं रहती हैं। देखिए 25-25 लाख रुपए देना और 25-25 लाख रुपए का काम कराना, जी, वो तो एक ही बात होती है। नहीं, थोड़ा अंतर है। नहीं सुनिए, अगर हमने मान लीजिए किसी को दिया, आपको बोला कि आप 25 लाख रुपए का काम वहां पर करिए, है ना, ग्राम मतलब किसी पर्सनल के अकाउंट में तो आएगा नहीं वो। हाँ, वो तो निर्माण एजेंसी के पास जाएगा। निर्माण एजेंसी के पास जाएगा और वो 25 लाख रुपए का उस ग्राम में काम कराएंगी जी। और ये भी सुन लीजिए कि बहुत जल्दी जैसी वो हमारे प्रत्याशी चुन के आती हैं, उसके तुरंत बाद ये काम चालू हो जाएगा। जी जी। मतलब कुल मिला के हाँ वही थोड़ा 2 महीने के अंदर ये काम चालू हो जाएगा जी, 2 महीने के अंदर जी। चलिए वो तो देखेंगे, वो जो कहता हूँ ना मैं, नहीं आप मेरे को ये जस्टिफाई नहीं लग रहा है क्या? कोरबा की जनता को जस्टिफाई नहीं लग रहा है कि हजारों करोड़ जब आपका डीएमएफ फंड आता है जिसमें आपका हक है जी, तो आज लेकिन ये लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। नहीं, उसमें चौहान जी, उसमें 2 बातें आती हैं। एक तो ये कि आप 25 लाख रुपए, जैसे होता है ना कि भाई मैं अपने विधायक निधि से या सांसद निधि से आपको 10 लाख रुपए दे रहे हूँ, आप इससे ये काम करा लीजिए। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये तरीका हुआ कि भाई आपके यहाँ जो योजनाएं, जो काम है आपके यहाँ, पानी की, बिजली की, सड़क की या और भी, उस पे जो खर्च आएगा वो उसकी व्यवस्था हम करेंगे। तो वो व्यवस्था होती है, बताया ना कि 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए जो काम, हाँ 25 लाख रुपए का हम काम करके देंगे आपको। 25 लाख रुपए उस ग्राम में उसके विकास के लिए उसके सभी लोगों के ये संभव है, ये संभव है, हाँ, ये संभव है, किया जा सकता है, क्योंकि काम तो चल ही रहे हैं। नहीं, काम चल रहे नहीं। अगर आप बोलते हैं कि हम 25 लाख रुपए वहां पर लगाएंगे जी, जैसे कि भूपेश बघेल ने पाटन में ज्यादा पैसा लगाया, बस्तर में कम लगाया, सरगुजा में कम लगाया जी, कोरबा में भी कम लगाया जी। और यहाँ पर तो मतलब जय सिंह अग्रवाल जी से और क्या बोलते दूसरे महंत जी से लड़ाई थी उनकी जी। और आज हम पोस्टर में देखते हैं तो भूपेश बघेल का चेहरा कहीं दिखता नहीं है जी। आज किसी भी वहां पर शीर्ष नेतृत्व का चेहरा नहीं दिखता है, दोनों का चेहरा दिखता है जी। अभी दोनों का चेहरा दिखता है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो बहुत स्पष्ट है। आपका कथन ये है कि 25 लाख रुपए का हर ग्राम सभा में हम काम कराएंगे जी जी। वो काम नहीं, सुनिए अल्टीमेटली पैसा हम उस काम के लिए उसको दे, मतलब तो वो काम ही तो होगा, घुमा के नहीं, आप सीधा काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर हम आपको पैसा देते हैं जी, काम के लिए तो देगा इंसान, बिल्कुल, भले वो आपके हाथ में दे, भले वो दूसरे के हाथ से करवाए
यही भ्रम यही है चौहान भ्रम जी। नहीं है। नहीं, सुनिए जो लोगों में होता है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है हाँ, ठीक कि है, आप वही 25 लाख रुपए कहां से लाएंगे। वही मैं मान लिया 25 लाख रुपए कहां से लाएंगे। तो 25 लाख रुपए हमारे बहुत सारी सोर्सेस हैं जहां से हम 25 मतलब लाख हम रुपए आपको 25 लाख देंगे नहीं, बल्कि 25 लाख रुपए के विकास कार्य आपके मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ होगा। मैं इसमें बिल्कुल, दोनों में बिल्कुल। क्या फर्क है। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है। फर्क ये है कि लोग ये मानते हैं कि 25 लाख नहीं, रुपए हमको दे दिया नहीं, जाएगा, सुनिए। हम अपने हिसाब से योजना नहीं, बनाएंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए जी अगर ये बताया जाता है कि भाई ये 25 लाख रुपए है, ये जी है ना, अगर वहां की जो डिमांड निकलती है कि हमारे को सामुदायिक भवन बनाना है, हमारे को ये करना है, हमारे को रोड नाली में हमारे को डालना है या दूसरी चीजों में डालना है, हमारी जो भी चीजें हैं वो पहले वहां पर से उस ग्राम से, हर ग्राम की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, वो बताएंगे, अपनी प्रस्ताव जरूरत है। भेजेंगे। वो प्रस्ताव करेंगे, प्रस्ताव पारित होगा जी और उसके हिसाब से वहां पर फंड लगेगा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। इसी को थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। नहीं, भ्रम जी, फैलाया जा रहा जी। है। तो अब ये आप लोग मेरे को ये बताएं, मतलब जी। कांग्रेसी ये बताएं कि आप 50 लाख करोड़ लाएंगे कहां से। जी हमने तो बता दिया जी कि 25 लाख करोड़ हम लोग यहां से लाएंगे। उस पे जब पूछा जाता तो बोलते हैं आप हमारी सरकार बनने दीजिए, हम करके दिखाएंगे। नहीं, ये वो तो कहते हैं। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। जी, जी। ये कोई जवाब हुआ क्या। जी। हम तो अभी बता रहे जी। हैं आपको कि हम 25 लाख रुपए कहां से लाएंगे और कहां से देंगे। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। चलिए, कोई नेता मिलेगा तो इस बार मैं उससे भी अड़ जाऊंगा कि आप भी स्पष्ट करिए, जैसे आपके पास अड़ गया या सरोज जी से अड़ा तो था। हाँ। लेकिन उसमें उन्होंने भी ये बातें कही, लेकिन इतना डिटेल में बात नहीं आई थी कॉन्फ्रेंस में भी। तो अब वो डिटेल में आ गई कि वहाँ पे विकास कार्य होंगे, 25-25 लाख रुपए का जो कमिटमेंट किया गया है वो पूरा किया जाएगा। अब जो दूसरा आपने उनके उन पर जो प्रश्न उछाला है, तो कोशिश करूंगा मैं कि वो नेताओं से उनसे मुलाकात होगी तो उनसे भी अड़ जाऊंगा। आप बताओ कहाँ से आएगा 1 लाख रुपए, आप साल कहां से आएगा सबसे। और ये जनता पूरा पूछती है जी। और जनता ये सब जानती है कि ये झूठ बोलने का ये जो काम कर रही है कांग्रेस, जी। वो जनता भली भांति समझती है। इसीलिए 50% जब से साक्षर हुआ हमारा भारत, उसके बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत में कभी नहीं आई। 1984 में लास्ट बार आई थी। 40 साल हो गए। 40 साल के बाद आज तक कांग्रेस पूर्ण बहुमत में लोकसभा में नहीं आई है। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे वो बेहतर विकल्प ढूंढते जाएंगे। जी। जब उनको बेहतर विकल्प मिलेगा तो आप उन्हीं की तरफ जाएंगे। जी। चलिए, अभी इसी खबर पे और रुक जाता हूं मैं। कोरबा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना होगी, सरोज जी ने कहा। बड़ी घोषणा है ये। और भी घोषणाएं, 4-5 घोषणाएं उनकी प्रमुख हैं, जिनमें एक घोषणा ये भी है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम यहाँ पे खुलवाएंगे। जी। मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रहा है। अभी भी उसको लेकर के, चूंकि अब आप काफ़ी दिनों से कोरबा में हैं और पहले भी आप कोरबा के बारे में अपनी जानकारी लोगों से लेते रहे और चर्चा करते रहे प्रदेश के मंच पर, मेडिकल कॉलेज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसी को अपग्रेड करेंगे कि अलग से बनाएंगे इसको। देखिए, अगर हमारे पास मान लो कोई चीज जमीन है या हमारे पास कोई संसाधन है जी, आप ये बोलते हैं कि आप अपना मोबाइल जो है वो नया लेंगे कि आप उसमें सिम वही वाली डालेंगे। कई बार होता है। नहीं, आपने यही बोला। हाँ। तो जो हमारे पास संसाधन हैं, हो सकता है कि हम दूसरी सिम डालें और हो सकता है कि उसी सिम से काम चलाएं। जी। बात यहाँ पर नए मोबाइल की है। जी। पुराने चीजों को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है। और ये बहुत बुद्धिमानी की बात है कि अगर हम दूसरी चीजों को, पुरानी चीजों को हम लोग अगर यूटिलाइज करते हैं तो ये भी अच्छी बात है। जी। तो ये जैसे ही लोगों की वहाँ पर डिमांड होगी, लोगों के हितों के लिए, और जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी होगी वो उस हिसाब से ही कार्य किया जाएगा। लेकिन नया मोबाइल लेना तय है, ये तय है। जी। हॉस्पिटल बनना, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना तय है, मतलब तय है। क्यों बोल रहा हूँ जी। 1999 को सुश्री सरोज पांडे जी पहला चुनाव जीती। जी। उसके बाद 1999 के बाद आप 2000 आ गए थे, 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। अब आप ये बताइए कि सन 2000 में हम सब जानते हैं कि जोगी जी की सरकार थी। जी। ठीक है। उसके बाद जब
सुश्री सरोज पांडे जी अपना काम करती थी, सवेरे सवेरे उठ के 4 बजे वो जाती थी और अपना काम निपटाती थी, और उसके बाद 10 बजे वो रायपुर जाती थी जी। वहां जाके बैठी रहती थी कि मेरे क्षेत्र के लिए मेरे को इतना फंड चाहिए। और आपको हैरानगी होगी कि 14 नगर निगम क्षेत्र जो थे उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम रहा। उसके बावजूद भी जोगी जी को सबसे ज्यादा राशि देनी पड़ी जी। ये एक प्रत्याशी, एक जनप्रतिनिधि की जागरूकता भी रहती है, जुझारूपन भी रहता जी। है, और इस जुझारूपन में वो आज तक कायम है। आज हमको बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि हमारी जो दुर्ग की जो रोड और सड़कें बनी है वो नागपुर की तर्ज से बनी है जी। पहले क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि एक क्रिएटिविटी रहती है, एक इंसान की, एक जनप्रतिनिधि की क्रिएटिविटी रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं जी। और ये भाव आज भी उनके पास है। इसीलिए 14 करोड़ में 12 करोड़ रुपए उन्होंने पालक सांसद के हिसाब से यहाँ पर दे दिया। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं फूलो देवी नेताम ने भी कल कुछ इनके ऊपर आरोप लगाए थे, उसकी बात करता। और वो आरोप वही था कि वहाँ के लोग ऊब गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको निपटाने के लिए कोरबा भेज दिया है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये जी। पूछना चाहता हूँ, क्या भूपेश बघेल से दुर्ग की जनता ऊब गई थी? क्या देवेंद्र यादव से ऊब गई थी? क्या ताम्रध्वज साहू से ऊब गई थी, या डहरिया जी से ऊब गई थी? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या राहुल जी से ऊब गई थी जनता, या खुद उन्होंने डिसीजन लिया कि वहां पर जाके वायनाड में लड़ूंगा और अभी रायबरेली में जाके लड़ रहे हैं? क्या जनता ऊब चुकी है? हाँ, ऊब चुकी है, कांग्रेस से ऊब चुकी है। ये उनको अपनी गिरेबान में झांक के देखना था। और 2009, 2014, 2019 के टोटल आप देखेंगे तो लगभग 301 सीटें होती हैं कांग्रेस की, 3 चुनाव की जी। और 1 चुनाव भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक चुनाव 2019 का, उससे ज्यादा की सीटें हैं। ये आज की जनता है, ये आज का भारत है। आज का भारत ये देखता है कि हमारे लिए उपयुक्त कौन है, हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन है। आज उसको जाती है जनता चुनने के लिए। आप किसी नेता या किसी उसके बहकावे में नहीं आती है, किसी बोलने के बहकावे में नहीं आती है, किसी रूमर या भ्रम फैलाने के बहकावे में नहीं आती है। जो फैक्ट है जी। वो एनालिसिस करती है, उसके बाद जाती है जनता अपना वोट डालने के लिए, और वोट उसी को डाल के आती है जो वहां पर जाके विकास कर सके, जो जीत सके जी। आज जीतने की बात नहीं हो रही है कमलेश जी। आज हम 400 की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी ये मान चुका है कि हम जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। हम सरकार में तो नहीं आ सकते, उनका जो आजमाइश कर रहे हैं कि 400 सीटों से हम लोग रोक सकें। जी 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 जी। चलिए, चलते चलते वे एक खबर चलते 2 करता हूँ जी। एक महत्वपूर्ण खबर, और उसके बाद चलते मतदान की अपील आपसे करूंगा। लेकिन सबसे पहले उस खबर पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा जो एक अखबार ने छापा। ये प्यास है बड़ी, न हैंडपंप न ही कुआं, पंडो आदिवासी ढोंड़ी से प्यास बुझाने मजबूर। अड़सरा के बोईदा पारा केंदई के 150 आदिवासी परिवार इसी से कर रहे हैं निस्तार। अमृत महोत्सव हम मनाए, 75 वर्ष से अधिक हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और आज भी बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, सारे जितने दल हैं सब बहुत सारे अपनी कॉलर ऊपर करके बात करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। इसमें एक बोलना एक बात इसमें है कि क्या जिस आदिवासी के उत्थान के लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को स्थापित कराया था, उस छत्तीसगढ़ के इन आदिवासियों की अगर यही दशा है, इसको मैं आईना मान लूं कि जो शहर से काफ़ी दूर घनघोर अरण्य में रहने वाले लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनके सबके साथ यही है, तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? देखिए, जल नल योजना के तहत जी 50 करोड़ लोगों का जल नल योजना के तहत हमने लगाया है, पंप लगाया है जी। और हर घर के चौहान साहब, मैं
भाजपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सारे राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। और इतने दिन बाद भी अगर लोगों के पास नहीं पहुंचा, ठीक है, नल जल का काम चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है, और लेकिन अगर ये खबर सच है, और है सच, ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएं, यहाँ से शहर से 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर तो ऐसा दृश्य आता है। देखिए और दूसरी बात क्या है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि विकास कार्य कांग्रेस ने नहीं किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे जी, लेकिन आप पिछले 55 साल 65 सालों का और पिछले 10 सालों का आप ब्यौरा देखेंगे ना, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं आपको आगे दिखेगी विकास के कार्यों। नहीं, कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि है, काम तो हो रहा है जी। आप खुद देखिए कि 50 करोड़ हम लोगों ने नल भिजवाए 50 करोड़ लोगों को पूरे भारत में जी। आप खुद बताइए कि क्या ये चीजें 65 सालों में नहीं हो सकती थी? 65 सालों में 50 करोड़ नल नहीं लगाए गए और हमने 10 साल में हमने नल लगाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आर्थिक पक्ष भी होता है चौहान साहब। देश आजाद हुआ तो उस समय से लेकर के काफी दिन तक हम कैसी स्थिति में रहे, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं उसको। हाँ, आर्थिक पक्ष क्या उसके पहले नहीं था जी। हाँ ठीक है, कालखंड ऐसे रहे हैं। हाँ। हमने तो 90 में सोना भी गिरवी रख दिया था, ये स्थिति हमारी थी जी। तो 90 के बाद जो स्थिति बनी है, मनमोहन सिंह और इन लोगों ने जो कुछ उसको सुधारा, फिर अटल जी ने आगे बढ़ाया, तो ये सारी चीजें क्रमवार चल रही हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात सभी की बात कर रहा हूँ कि इतना दिन होने के बाद भी अगर खबर इस तरह की हमको मिलती है, हाँ, ये दुर्भाग्यजनक है। हमारे शरीर का एक हिस्सा आज भी सुन्न पड़ा है, वहां तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि सारे राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। और विशेष करके आपकी पार्टी जो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं हो जाएगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। मेरे को ये उनको तो और गंभीर होने की मेरे को जरूरत आप मुझे सिर्फ लगता ये बताइए कमलेश जी, आज मेरे को ये बोलते हुए गर्व होता है कि ऐसा 99.99% जो गांव हैं हमारे पूरे भारत में, वहां पर बिजली पहुंच चुकी है 99.99%। और जहां पर भी जो इंजन है वो 100% इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। और हमारा कार्य जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चल रहा है। और ये जो अभी पानी की समस्या हुई जी, है ना, ये पिछले 5 साल जो इन्होंने काम नहीं किया, आज तीन गांव को गोद लिया था ज्योत्सना महंत जी ने, 3 गांव को, उसमें भैमसा भी था। भैमसा में आज पानी की समस्या है, भैसमा जी, उसमें पानी की समस्या है जी। 3 गांव को लिया था गोद उन्होंने, उसमें आज भी पानी की समस्या है, आज भी सामुदायिक भवन नहीं बना है, और आज भी बहुत सारी मूलचूल वहाँ पर समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। और वहाँ पर लोगों ने विरोध भी किया जब विधानसभा में पासीदा गांव में जब जाती है ज्योत्सना महंत जी वहाँ पर वोट मांगने के लिए, और महंत जी भी जाते हैं, चरणदास महंत जी, तो भी उनका विरोध किया जाता है। हमारे कई बार वीडियो सामने भी आए हैं। दूसरी बात ये कि आज कुसमुंडा के जो लोग, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, कुसमुंडा के जो लोग, आम जनता जो है वो उनका पुतला दहन करती है। ये बहुत कम होता है जी। आज हम कहीं भी जाते हैं, हम लोग पूछते हैं, वो लोग तो कहते हैं कि भाजपा के लोग ही थे जो पीछे से जो पुतला दहन करा रहे। आप लाइए ना आप लाइए ना अगर भाजपा के लोग होते तो वो सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वहां पर कौन से पदाधिकारी थे भाजपा के और कौन से नहीं थे, आप लाइए ना। अब वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक आम जनता उनका विरोध करती है, एक आम जनता उनका पुतला दहन करती है, और खुद वो बोलती हैं कि मैंने 3 साल कोई काम नहीं किया। खुद चरणदास महंत जी बोलते हैं कि हम यहाँ पर हमारा कोरबा का विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम अपनी आपसी लड़ाई में रह गए। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को हम लठ मारेंगे मुड़ में। क्यों मारेंगे भाई? इसलिए कि वो प्रधानमंत्री ने हमारे को 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया, विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था में है। इसलिए कि 4थे स्थान पे हम स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, इसलिए कि हम 3रे स्थान पे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, इसलिए हम लठ मारेंगे कि हम 2रे नंबर पे हम लोग मोबाइल सेक्टर में, इसलिए मारेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम विश्व में नंबर 1 पे हैं, इसलिए मारोगे जी। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद वो अपना बयान खुद बोलते हैं कि अब मैं मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये है कि आप मोदी जी के ऊपर बोल रहे थे, सही और गलत पे नहीं बोल रहे थे जी। आप अगर गलत हैं तो कोई भी हो, कोई भी
सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, कोई भी हो वो बोल सकता है। इसका मतलब ये है कि आप सही और गलत को नहीं बोल रहे थे, आप व्यक्ति विशेष को टारगेट करके बोल रहे थे। चलिए, आपके मन की जितनी बातें थी आप कह गए। ठीक है, मंच भी है अपने मन की बातें कहने का, लेकिन वही कि जब थोड़ा पॉलिटिकल बातें होती है तो हम लोगों की स्थिति थोड़ा सा ऐसी हो जाती है। जब दो लोग रहते हैं ना, अभी यहाँ कोई कांग्रेसी होता तो आपकी बातों का जवाब देता, लेकिन मैं सब बातों का जवाब नहीं दे सकता। फिर कोई बैठेगा तो चूंकि समय कम है, 5 तारीख कल 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 7 तारीख को हमें आपको अपना आदेश मतपेटी में कैद कराना है। मतपेटी नहीं, अब तो ईवीएम है, ईवीएम के गर्भ में हमारा मत कैद हो जाएगा। तो 7 तारीख को आज से ही मन बना लें कि हमको 7 तारीख को कोई काम नहीं करना है। सबसे पहले मैं तो दरवाजे घूम रहा हूँ, आज सुबह भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कल परसों 3-4 दिन से हमारा अभियान चल रहा है। लोगों से जाके चर्चा करते हो, सबसे आग्रह करते हैं, आप देख रहे होंगे कार्यक्रम को, कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं। आप दाएं को देंगे, बाएं को देंगे, ऊपर को देंगे, नीचे को देंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप वोट डालने जाएं, इसके लिए ज़रूर हम लोग अपनी तरफ से आग्रह करते हैं। और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दल जब लोगों के पास जाते थे यही कहते हैं, भैया वोट हमको देना। अपने 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 को देने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आप वोट डालने जाओ। ठीक है, वो अपने लिए कहते हैं, लेकिन वोट डालने आपको जाने की प्रेरणा सब कोई दे रहे हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। कल तो एक मैच भी खेला है जिला प्रशासन प्रेस क्लब की टीम ने, और उसके जरिए संदेश देने की कोशिश हुई कि हमको सबको उस दिन को पवित्र दिन मानते हुए, जैसे हम लोग अपना धार्मिक कोई दिन होता है ना, तो उस दिन बिल्कुल मंदिर हमको आज जाना ही है सारा काम छोड़ करके, वैसे ही ये लोकतंत्र का जो उत्सव है, वो धार्मिक दिन है, उस दिन आपको वोट डालने जरूर जाना है। चौहान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात अलग रखिए कि आप किसके विपक्ष में और विपक्ष में जा रहे हैं वोट डालने, जी, ये बात एकदम अलग है। आप किसी के पक्ष में और विपक्ष में वोट डालने नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए। ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, और कोई भी ये समझता है कि राजनीतिक पार्टियों से जनता होती है, नहीं, जनता से राजनीतिक पार्टियां होती हैं। जी, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, ये सब सेवक हैं। जो भी आप जनप्रतिनिधि जिसको भी आप चुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेवक है। आपकी सेवा करने के लिए आप चुन रहे हैं। आप अपने सेवक को चुने, और उचित सेवक को चुने, जो आपका काम कर सके, जो आपको ईमानदारी से आपके साथ खड़ा हो सके। जी, जो इसी अपील के साथ कि वोट डालना, जैसे हम दिवाली में लक्ष्मी पूजा घर घर में करते हैं, फटाके रोज जलाते हैं, है ना। ईद में हम दरगाह पे जाते हैं, और ईद में नमाज पढ़ने जाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। जी, चर्च में भी जाते हैं। अपने जब अपना त्यौहार आता है, तो उसी तरीके से ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये। तो आप राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में जरूर संलग्न रहें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप ये मान लें, जो मैंने भी वही बात कहा, कि आप उसको तीर्थ समझ लें, धाम समझ लें, और वहाँ आपको उस दिन जाना है, ये मान करके आप जब मन अभी से बनाएंगे ना, तो आपका मन बिल्कुल कहेगा ही कहेगा। 7 तारीख को आप सवेरे उठेंगे तो आपके यहाँ फीड रहेगा ना कि आज सबसे पहला काम मुझे करना है, वोट डालने जाना है। और जब आप अपने मन की नहीं सुनेंगे तो मन फिर आपको उसकी सजा भी देता है। सही बात। फिर आपका दिन पूरा खराब रहेगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने आज एक ऐसे काम से अपने आप को पृथक कर लिया जो करना मेरा धर्म था, आज मैं अधर्मी हो गया हूँ, ऐसा आपके मन में भाव ना आए। इसलिए ज़रूरी है कि आप 7 तारीख को मतदान करने जरूर जाएं। चलिए, हेडलाइंस को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। चौहान साहब आप आए, समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।